हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? अक्की, शुभम, विशाल, अर्जुन, अभय, कृष्णा गुप्ता, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? निशांत, जय दीक्षित, विक्की, चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। फिर हम क्या करते हैं, आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा कि कल की क्लास में आपको बताया था। अच्छा, आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है, बातचीत करनी है। फर्स्ट लाइव क्लास, अंकुश, कोई बात नहीं बेटा, आज आपने बहुत सही टाइम पे फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है, क्योंकि आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अगर आप बीच में आते तो मे भी आपको समझ नहीं आता, बट कोई नहीं। प्रिंसी शुक्ला, सोनम, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अशोक, जय, चलिए सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले आपको एक बात बतानी है। मैं क्लास में आके हर रोज एक बात पूछती हूँ कि बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ना? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मैनेज हो पाती हैं, है ना? तो टीचर और स्टूडेंट, अगर हम करियर की बात करें, ठीक है, अगर हम करियर की बात करें तो टीचर और स्टूडेंट का एक ऐसा रिलेशन होता है कि एक टीचर ही समझ सकता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए है करियर से रिलेटेड। हाँ, मेरा मैथ वीक है, हाँ। तो हम डेली डेली सुबह जो 5-10 मिनट ये बातें करते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सारी चीज़ें, इसके पीछे का मोटिव यही है बेटा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें टीचर से गाइडेंस चाहिए होता है ना? क्या चाहिए होता है? टीचर से गाइडेंस चाहिए होता है। तो आपको बता दें, आपको अगर इससे रिलेटेड है ना, एक कहते हैं मेंटोरशिप। मेंटोरशिप के तौर पे आपसे हर रोज ये पूछा जाता है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कंटेंट जो आप चाह रहे हैं आपको नहीं मिल पा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। उस एक बात के पीछे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, ये इतनी सारी बातें छुपी होती हैं जो आपको बतानी है ना। मैं अगर पूछ रही हूँ पढ़ाई कैसी चल रही है, मैम ठीक चल रही है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, टाइम मैनेजमेंट ना हो पा रहा हो, रिवीजन ना हो पा रहा हो, या कोई भी अदर प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? एक टीचर का काम सिर्फ, मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहाँ आऊँ, बायोलॉजी पढ़ाऊँ और चली जाऊँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं कह पा रहे होंगे कि मुझे, आपके पेरेंट्स में भी आपको ये सजेस्ट ना कर पाए कि आपको कौन सी PYQ सॉल्व करनी है, आपके पेरेंट्स में भी आपको ये सजेस्ट ना कर पाए, आपके फ्रेंड में भी आपको ये सजेस्ट ना कर पाए आपको रिवीजन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, आपके सामने एक टीचर होता है ना? और वो आपका करियर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा दोस्त भी होता है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। दस दिन रह गए हैं, सब हौच पौच है। यही समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ कि आपको एंग्जाइटी फील नहीं करनी है ना? पैनिक नहीं होना है। टाइम मैनेजमेंट, देखिए बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट, मुझे जानना है यहाँ पे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम सोचेंगे, है ना, आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे कि बेटा आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इतने सारे सब्जेक्टों को कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है। आपसे एक निवेदन है, आ, जेनुल कह रहे हैं कि PDF दे दिया करें। PDF तो बेटा दे रही हूँ ना मैं, क्लास के PDF तो आपको मिल जा रहे हैं। क्लास छूट जा रही हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे होंगे, उसका भी आपको एक सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पा रहे, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है जो बच्चे आपकी लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं उनको लाइव क्लास करनी नहीं है, हो सकता है उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, उस समय उनके काम का समय होता हो। बहुत सारे बच्चे जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करते हैं ना, उनको घर की जिम्मेदारियां भी देखनी होती हैं, साथ साथ उनको अपना भविष्य भी देखना होता है।
बिल्कुल लाएंगे जय दीक्षित। इसीलिए मैं आपसे यहाँ पे पूछ रही हूँ कि बेटा आप बताइए, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी होती थी यार। मैं ढूंढती थी कि मैं किससे डिस्कस करूँ कि मुझे कैसे चीज़ें करनी है, क्या करना है। देन मेरे जो सीनियर रहते थे, जो एग्जाम क्रैक कर चुके होते थे, मैं उनसे पूछती थी कैसे आपने मैनेज किया चीज़ों को, है ना। बहुत बार होता है हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, नहीं चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। घर में पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है, ये बात मैं मानूंगी, है ना। उसके लिए रिवीजन नहीं हो पा रहा। देखिए बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स निकल के सामने आ रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बोल पा रहे हैं मेरे सामने कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। चलिए मैं नोट डाउन कर रही हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को, बाकी एक वीडियो लेके आएंगे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। रिवीजन के बारे में आपको बता दिया जाएगा, कौन सा बैच बैट, अच्छा बुक, हाँ सारी चीज़ें एक वीडियो के माध्यम से। अभी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। चलिए थैंक यू कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। थैंक यू, आपने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पढ़ना तो हमें है ही, है ना, पढ़ना तो हमें है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम तब फोकस्ड होके पढ़ पाएंगे ना जब हमें हमारी ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आज की क्लास बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र साहा। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, कुछ डिस्कशन चल रहा था। नीतू पाल, चलिए हाँ आप लोगों के लिए दो लाइनें हैं। देखिए पढ़ते 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 PYQ दे दिया करें मैम। PYQ बेटा आपका जो टेस्ट होता है सालू, क्लास में जो टेस्ट होता है उसमें PYQ ही रहते हैं। क्लास में जो टेस्ट होता है ना आपका 15-20 क्वेश्चन का, कल जो हुआ था 25 क्वेश्चन, वो सभी PYQ ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। चलो आज की क्लास इसी सुविचार के साथ स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग मनीष कुमार। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, आई हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर क्या कर लेते हैं क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज आपको पता है बेटा हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है। आपको पहले ही हाँ हमने सारी चीजें नोटिस की हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या यहाँ पे निकल के आई हैं। अब एक वीडियो के माध्यम से आपको समस्याओं का सॉल्यूशन, समस्याओं का हल दिया जाएगा। चलिए अभी हम अपना आ जाते हैं प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र, देखिए बेटा जब आपको ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पढ़ाना स्टार्ट किया था, कब तक आएगा CGL का बैच, कब तक आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, है ना। चलो प्रतिरक्षा तंत्र की अगर हम बात करें, जब हमने मानव शरीर पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपको क्या बताया गया था कि ये जो मानव शरीर है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ये बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बनी हुई है। जैसे कि पीछे आपने क्या पढ़ा है बेटा, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप पूरे दिन मोटिवेट रहें, है ना। अब हर रोज बोलूंगी ना तो हर रोज मैं आपको मोटिवेट करूंगी, पुश करूंगी कि आप पढ़ें, पूरे दिन पढ़ें बैठ के। एनर्जी बूस्टर का काम करती हैं मेरी ये लाइन्स। ह्यूमन डिजीज, हाँ ह्यूमन डिजीज इसी का पार्ट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दोनों ही चीजें हम प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ेंगे। चलिए मानव शरीर की बात करेंगे तो आपको भी पता है कि मानव शरीर जो है वो बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बना है। अब आपको ये भी पता होगा बेटा कि अगर हम पर्टिकुलर किसी एक अंग तंत्र की बात करेंगे, हम पर्टिकुलर अगर किसी एक अंग तंत्र की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे कि आपने देखा था स्केलेटल सिस्टम, जब हम स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारी हड्डियां थी और क्या थी, साथ साथ उपास्थियां थी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें, पाचन तंत्र की बात कर लें, तो हमने क्या देखा था, ऐसे ही अगर हम पाचन तंत्र की बात करेंगे तो हमने क्या देखा था, जैसे कि आपका माउथ है, मुख गुहा है, आपके दांत हैं जो खाने को चबाने का काम करेंगे, आपकी टंग है जो सलाइवा मिक्स करने का काम करेंगे, फिर उसके बाद फेरिंग्स, ग्रशनी है,
जो कि क्या करेगी, खाने को निगलने का काम करेगी। ग्रास नली है, आमाशय है, ये सभी क्या है, अंग है। इन सारे अंगों ने मिलके, इन भिन्न भिन्न सारे अंगों ने मिलके एक अंग तंत्र बनाया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पाचन तंत्र बोल रहे हैं। वो पाचन तंत्र क्या काम करेगा, आप जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं उसको पचाने का काम करेगा, तथा उससे जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, उनका क्या करेगा, अवशोषण कराएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें, प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें, तो मानव शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जो क्या करती हैं, आपके आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं। अगर मान लो कोई सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो क्या होगा बेटा, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, वो क्या करेंगी, उस सूक्ष्म जीव को खत्म करने का काम करेंगी। बहुत सारी प्रतिरक्षाएं हैं जो आपको जन्मजात मिली हुई हैं। अच्छा, जो छोटा बच्चा है, ठीक है, जो अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी है, इन्फेंट जिसको हम बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। हाँ, नहीं दीपक प्रजापति, चलिए, जैसे मान लो कोई न्यूबॉर्न बेबी है, इन्फेंट जिसको हम बोलते हैं, वो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि वो वातावरण से प्रतिरक्षा को अर्जित करे। तो उस बच्चे में, वो बच्चा बीमारियों से कैसे बचता है, वो बच्चा खुद को बीमारियों से कैसे बचा पाता है, क्योंकि उसे बहुत सारी प्रतिरक्षा जो है वो अपनी माता से मिली हुई हैं, यानी कि जन्मजात मिली हुई हैं। अच्छा, बीमारियों से या उनसे बचने से पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं कि आखिर स्वास्थ्य होता क्या है। ठीक है, पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, तभी तो हम जानेंगे कि बीमारियां होने के बाद क्या होता है, या बीमारियां किससे होती हैं। अगर हम आप लोगों से पूछे कि बेटा स्वास्थ्य क्या होता है, आ रहा होगा। अगर हम आप लोगों से पूछें कि बेटा स्वास्थ्य क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? पाचन तंत्र नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दिया था एक। साउंड आ रहा है, आ रहा है बेटा, आपके मोबाइल में गड़बड़ होगा। चलिए जल्दी से बताइए, अगर हम आप लोगों से पूछें कि बेटा हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? मैम, बीमारियों से मुक्ति, यानी कि अगर कोई इंसान बीमार नहीं है, फिजिकली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इंसान क्या है? स्वस्थ है ना। आप यही कहेंगे। अगर हम आपसे कहेंगे बेटा हेल्थ क्या है, तो आपका रिप्लाई होगा कि मैम, अगर कोई इंसान फ्री फ्रॉम ऑफ डिजीज, बीमारियों से मुक्त है, तो वो इंसान क्या है? स्वस्थ है। नहीं बेटा, स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या होगी, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी, कि एक इंसान जो बीमारियों से तो मुक्त है ही, फिजिकली फिट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसे मेंटली फिट भी होना चाहिए और सोशली फिट भी होना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई इंसान है, उसको कोई किसी भी तरह की फिजिकली कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन वो मेंटली इम्बैलेंस है, असंतुलित है, तो क्या आप उसे स्वस्थ इंसान बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो स्वास्थ्य की सबसे पहले तो हम हेल्थ के ही बारे में जानेंगे कि हेल्थ क्या है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में जानेंगे बेटा, हेल्थ क्या है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं। अभी अभी स्टार्ट किया है। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं। इस दुनिया में कोई हेल्दी नहीं है। देखिए आंसर आ गया है, बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। गुड गुड। दो, गुड, 300 हड्डियां होती हैं बच्चों में। स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे, तो स्वास्थ्य क्या है? फ्री फ्रॉम ऑफ डिजीज, बीमारियों से मुक्त होना हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। इट कैन बी कंप्लीटली
फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। सोशली वेलबींग, ठीक है। कहा गया है कि बीमारियों से मुक्त होना, हाँ हिंदी लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, मानसिक शारीरिक संतुलन दोनों ही जरूरी हैं। कैसे पता चलेगा पूरी तरह से स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ? आप देख लीजिए, अगर आपका दिमाग प्रॉपरली काम कर रहा है, जैसे एक इंसान का दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है, आप देख लीजिए कि आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। आप देख लीजिए कि आप सोशली, सामाजिक तत्वों में बिलीव करते हैं, या जहाँ पे मान लो कहीं बहुत से लोग होते हैं जो अकेले अकेले रहते हैं, है ना, तन्हा से रहते हैं, जिन्हें दुनिया समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, या बहुत सारी सामाजिक तत्व हैं जिन्हें आपको मानना पड़ता है, ठीक है। अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी तरह से आप हेल्दी नहीं हैं। मस्त हूँ आपके जैसे, हाँ ये बात तो फैक्ट है। चलिए आगे पीपीटी आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। कोई बीमारी है? नहीं नहीं, बीमारी नहीं है कुमार राज, ये सबके साथ होता है। नींद आना एक कॉमन सी चीज होती है, सबके साथ आती है। मुझे लगता था ये, जब मैं पढ़ती थी मुझे लगता मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। दिमाग काम करता है दूसरों का बुरा करने के लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलो आ जाओ। हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। ये एक्चुअली पीपीटी भी है, थोड़ा सा कितने घंटे सोना चाहिए। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपका दिमाग, हम सोते क्यों हैं, सोते क्यों हैं उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मान लो आप फिजिकली काम करते हो, मेंटली काम करते हो, तो आपका जो बॉडी है उसको रेस्ट चाहिए होता है। तो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें कि आप पूरी तरह से रिफ्रेश फील करें, उसके लिए आपको मिनिमम 6 घंटे सोना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 4 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग 3 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको उस तरह की रिफ्रेशमेंट नहीं आती है जो 6 घंटे सोने के बाद आएगी। आप प्रिपरेशन फेज में भी हो फिर भी आप ऐसे टाइम मैनेज करें कि मिनिमम आप 5 घंटे तो सोए ही। अगर आपने देखा है, आपने देखा है कि 5 या 6 घंटे सोने के बाद जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप पूरे दिन पढ़ पाते हैं। अब आप सोचते हैं चलिए हम अपना टाइम बचा लेते हैं, हम 3 घंटे सोते हैं, आप 3 घंटे सो तो लेंगे, लेकिन फिर पूरे दिन ना आप पढ़ेंगे तो वो वाला आउटपुट, आप वो वाली एफिशिएंसी नहीं आपको दिखेगी जो 6 घंटे। भले ही आपने 6 घंटे सोया है, 6 घंटे सोने के बाद पूरे दिन जो आप रिफ्रेश फील करेंगे ना, जो एफिशिएंसी आपको दिखेगी वो 3 घंटे सोने के बाद नहीं दिखेगी। ये मेरा खुद का है। हाँ चलो, स्टूडेंट लाइफ बहुत स्ट्रगल लाइफ होती है, इसीलिए हम आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि मुझे पता है बेटा बहुत स्ट्रगल लाइफ होती है और कोई यहाँ पे समझने वाला नहीं होता है ना। पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करो, दोस्त भी कह रहे होते हैं यार एग्ज़ाम निकाल, एग्ज़ाम निकाल, है ना। बाकी जनता को भी यही चाहिए होता है, रिश्तेदारों को भी यही चाहिए होता है, अरे आपका लड़का 20 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, कुछ कर नहीं रहा है ना। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है स्टूडेंट लाइफ। तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं कि हम इंटरेक्शन कर पाएंगे कि हम सेम फेज से हैं, निकले हुए हैं, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक टीचर इस चीज़ को समझ सकता है कि बच्चा किन किन चीज़ों से फेस कर रहा है, किन किन चीज़ों को फेस कर रहा है। बीमारियों से मुक्त होना स्वास्थ्य नहीं है। अच्छा आप देखेंगे ना बेटा, इन्वायरमेंट में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। अब आप देखेंगे अगर आप माइक्रोस्कोप लेके चले जाएंगे आपके इर्द गिर्द, आपको बहुत सारे क्या दिख जाएंगे, सूक्ष्म जीव दिख जाएंगे। लेकिन आप उन सूक्ष्म जीवों से कैसे बच पा रहे हैं आपको पता है? आप उन सूक्ष्म जीवों से कैसे बच पा रहे हैं आपको पता है? पूरी तरह से शारीरिक,
मानसिक, मानसिक तथा सामाजिक, तथा सामाजिक संतुलन होना चाहिए। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया, देख रहे हैं मेरी थोड़ी राइटिंग जो है वो स्लो है ना, मैं थोड़ा स्लो स्लो लिख पाती हूँ, इसीलिए फिर मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना ज़्यादा सही समझती हूँ। मैम घर में चाचा के लड़कों की गवर्नमेंट, हाँ ये सब बेटा मेरे को पता है, घर में अगर किसी एक की जॉब लग जाए ना तो फिर क्या ही कंडीशन होती है। हिंदी में बोल दिया करिए, इंग्लिश लिखे हिंदी में बोल दिया करूँ, आप लोग लिख लिया करेंगे, है ना। कुछ याद नहीं रहता है, इसके पीछे का भी लॉजिक बताएंगे, हम सब भूलते हैं, फॉरगेटिंग इज ए कॉमन फैक्टर, भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि सबके अंदर है। ठीक है, गुड, कार्तिक आंसर रिप्लाई कर रहे हैं बाई स्किन प्रोटेक्शन। चलिए ये तो हेल्थ की बात हो गई है, ठीक है, किसकी बात हो गई है, हेल्थ की बात हो गई है। हेल्थ के बाद इम्यूनिटी क्या होता है, प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रतिरक्षा की अगर हम बात करेंगे, सभी को आउटपुट चाहिए है, क्या चाहिए है, आउटपुट चाहिए है। मुझे लगता है ना एक ऐसा ग्रुप बना लेना चाहिए जहाँ पे हमारा डिस्कशन हो सके, है ना, बैठ के हम आप लोगों की बातें सुन सकें, आपको समझा सकें, गाइड कर सकें, डाउट्स ले सकें। देखते हैं, चलिए यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाएगा, सो डोंट। इम्यूनिटी की अगर हम बात करेंगे, अब ये प्रतिरक्षा होता क्या है शरीर के अंदर, ये तो बेटा स्वास्थ्य की बात हो गई थी, अब हम पढ़ाई कर लेते हैं सीरियसली, है ना, हाफ एन आवर हमने डिस्कशन में दिया है। सेरेब्रम ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, शरीर की इम्यूनिटी। चलिए हेल्थ के बाद अगर हम बात करेंगे कि आप हेल्दी रहते कैसे हैं, अगर हम फिजिकली बात कर लें कि फिजिकली आप कैसे हेल्दी, कैसे स्वस्थ रहते हैं, तो आपके शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र बनाया हुआ है, इम्यूनिटी सिस्टम बनाया है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, आप स्वस्थ रहते हैं। अब इम्यूनिटी क्या है, आपके शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करता है, बाहर से जो एंटीजन आते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ होस्ट, होस्ट मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग की वह क्षमता, ह्यूमन बीइंग की वह क्षमता जिससे वो क्या करता है, किसी भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन है, कवक है, हेलमिंथ्स है, उनसे मानव शरीर, ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता जो मानव शरीर के अंदर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। कॉमनली गार्डेड बाय इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या है, वो बहुत सारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाके खत्म करने का काम करेंगी, वो बहुत सारी बाधाएं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर के अंदर जाने से रोकेंगी, वो बहुत सारी शारीरिक प्रक्रियाएं जो क्या करेंगी, इनको मारने का काम करेंगी, वो बहुत सारी भक्षण कोशिकाएं जो इन्हें खाने का काम करेंगी, वो बहुत सारी कोशिकाएं जो एंटीबॉडी प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएंगी जो कि इनके अगेंस्ट लड़ेंगी। ठीक है, काम किया जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलें बेटा, तो हेल्थ की डेफिनेशन यहां पे मेंशन कर दी गई है, कहा गया है हेल्थ इज नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारियों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है, बीमारियों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। इट कुड बी डिफाइंड अ स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग,
है ना, आपको पूरी तरह से स्वस्थ रहना है। अब अगर हम इम्यूनिटी की बात कर लें तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आपने देखा है हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती जाती है। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो वाली इम्यूनिटी होती है जो उन्हें जन्मजात मिली होती है। धीरे धीरे वो एक्वायर करते हैं, जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता उनके अंदर आती है। ठीक है, धीरे धीरे जब वो किसी चीज़ से एक बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, फिर उनके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, तब दोबारा अगर सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, उससे आसानी से लड़ पाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे ग्रुप लिंक व्हाट्सएप, हाँ प्रिंसी शुक्ला आपकी बात सुनी जा रही है। मैम 1 स्लाइड बैक प्लीज। 1 स्लाइड में तो बेटा, अच्छा ओके ये लीजिए। ठीक है, अब इम्यूनिटी जो है बेटा, प्रतिरक्षा जो है वो 2 तरह की होती हैं। पहली प्रतिरक्षा जो हमें जन्मजात मिली है, दूसरी प्रतिरक्षा जो हमने खुद अर्जित की है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज आप लोगों को क्लियर होगी। जन्मजात हमें बहुत सारी प्रतिरक्षाएं मिली हैं जो हमें क्या करती हैं, हमारे इर्द गिर्द जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे हमें बचाने का काम करती हैं। जिसमें सबसे पहली अगर हम बात कर लें तो हमारे पास फिजिकल बैरियर यानी कि शारीरिक बाधा, और उसका उदाहरण क्या है बेटा, हमारी त्वचा, हमारी स्किन। हम सभी को ये जो स्किन है, जो त्वचा है, वो बाय बर्थ मिली है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हो गया बाद में उसके ऊपर स्किन का डेवलपमेंट हो रहा है ना। जो भी बच्चे होते हैं सभी को स्किन क्या है, बाय बर्थ मिली हुई है। स्किन क्या है, एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। साइड प्लीज, ओके चलिए आगे चला जाए। इम्यूनिटी की बात करेंगे तो बेटा इम्यूनिटी आपकी 2 तरह की होती हैं। पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि सहज प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है एक्वायर्ड यानी कि अर्जित। सहज या इसी को हम जन्मजात भी बोल सकते हैं, सहज या इसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, जन्मजात बोल सकते हैं। ठीक है, अर्जित प्रतिरक्षा जो बाद में आप एक्वायर करेंगे। अच्छा, आपने बचपन में एक चीज सुनी होगी कि एक बार अगर किसी को चेचक हो जाए तो दोबारा उसको चेचक नहीं होता है, सुना है आप सब लोग? ओके चलिए, आप सभी लोगों ने ऐसा सुना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि एक बार होने के बाद 2 बार या तीसरी बार हो, है ना। वो उन लोगों को होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जिनका इम्यून सिस्टम ठीक ठाक होता है उन लोगों में अगर एक बार चेचक हो जाए तो दोबारा हाँ दोबारा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं दोबारा होता है, दोबारा होता है लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, दोबारा होता है लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। लंगड़े बच्चे कैसे पैदा होते हैं बताएंगे बेटा। ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है कंप्लीटली, 2 बार होता है। बता रही हूँ, जिन बच्चों में इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें ऐसा होता है कि दोबारा हो। मतलब मोस्ट ऑफ द देखा गया है कि एक बार होने के बाद पहली बार में जिस तरह से आपको चेचक बीमारी होगी दूसरी बार में उस तरह से कभी नहीं होगी। उसके पीछे का रीजन क्या है अभी बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। कहा गया है कि सहज प्रतिरक्षा वो प्रतिरक्षा है जो हमें जन्म से मिलती है, और ये किसी विशिष्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होती है। क्या आपकी स्किन ये पहचान पाएगी? क्या आपकी स्किन ये पहचान पाएगी? नहीं, ये टीबी का बैक्टीरिया है, इसको ही हम रोकेंगे और किसी बैक्टीरिया को हम नहीं रोकेंगे। आपकी स्किन आपको सभी सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम करती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ये किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं रोकती है। आपकी त्वचा जो है वो किसी विशेष सूक्ष्म जीव को रोकने का काम नहीं करती है, ये सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को रोकने का काम करती है। आपको सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम करती है। सिट्रस फ्रूट्स खाइए, विटामिन लीजिए, प्रोटीन्स लीजिए। हाँ, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा नॉन स्पेसिफिक वर्ड समझ में आ गया है कि आपको जो जन्मजात प्रतिरक्षा मिली है वो किसी
पर्टिकुलर किसी विशेष सूक्ष्म जीव के लिए नहीं होती है, वो आपको हर तरह के सूक्ष्म जीव से बचाती है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो चेचक का वायरस हो, चाहे वो HIV वायरस हो, चाहे वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो राइनो वायरस हो, कोई भी सूक्ष्म जीव हो, हर तरह के सूक्ष्म जीव से बचाने का काम करती है वो प्रतिरक्षा जो आपको जन्मजात मिली हुई है। अगर इस इम्यूनिटी की हम बात करेंगे तो ये 4 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होते हैं बेटा? 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले बहुत अच्छे से भगवान ने सिस्टम ये बनाया हुआ है। सबसे पहली चीज यहाँ पे दिखाई गई है फिजिकल बैरियर, यानी कि शारीरिक बाधाएं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? शारीरिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर, जिसमें कहा गया है स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर। सबसे पहले आपको सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम कौन करेगा? आपकी स्किन करेगी। कौन करेगा? स्किन करेगी। अब मान लीजिए ऐसे बहुत सारे वेज हैं जहाँ पे स्किन नहीं है, जैसे कि आपकी बक्कल कैविटी है ना, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस या फिर हेलमिन्ट्स, कोई भी पैथोजन क्या होता है? डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं उन्हीं को हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, अब ये सूक्ष्म जीव जो है ये आपके मुख गुहा जो है बक्कल कैविटी, उसके माध्यम से जा सकते हैं, नेजल चैम्बर के माध्यम से जा सकते हैं। नेजल चैम्बर के बाहर कोई स्किन तो नहीं लगी हुई है, आपकी आंख के माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, दाद और खुजली कबक से होने वाली बीमारी है, बताएंगे। अंसराई है ना, दाद और खुजली जो है वो एक फंगल डिजीज है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अभी ध्यान से सुनो। अब पहला जो हमें जन्मजात मिला हुआ है वो हमारी स्किन है। सपोज करो हमारी स्किन ने किसी सूक्ष्म जीव को नहीं रोक पाया है, वो माउथ, बक्कल कैविटी, नेजल चैम्बर या आइस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला गया, तो अब कैसे बचा जाए उससे? दूसरा, और भी चीजें हैं जो हमें जन्मजात मिली हुई हैं। दूसरे, अगर हम आगे चलेंगे तो हम क्या देखेंगे बेटा? फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि शारीरिक प्रक्रियाओं की बाधाएं। अब पहली तो हमें स्किन मिली हुई है, स्किन प्रोटेक्ट करेगी। अगर स्किन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, अगर स्किन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, कोई भी सूक्ष्म जीव बक्कल कैविटी, नेजल चैम्बर या आंखों के माध्यम से शरीर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, तो शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो क्या करेंगी? इन्हें खत्म करने का काम करेंगी। सपोज करो स्किन ने नहीं रोक पाया, वो माउथ के माध्यम से जा रहा है, तो आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं, वो क्या करती हैं? लार का श्रावण करती हैं। और इस लार में एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम बोलते हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है। क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल एंजाइम, सूक्ष्म जीवी विरोधी एंजाइम होता है। ये किसी भी तरह के सूक्ष्म जीव को खत्म करने का काम करता है। अब वो माउथ के माध्यम से जाना चाह रहा था, तो आपकी माउथ में जैसे ही गया, जैसे ही लाइसोजाइम के कांटेक्ट में आया, लाइसोजाइम ने क्या किया? उसे मार के खत्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर आंख के माध्यम से जाना चाहेगा, तो आंख का जो आंसू होता है, आंसू में भी बेटा लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और नेजल चैम्बर की अगर हम बात करें, तो नेजल चैम्बर में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है जो सूक्ष्म जीवों को खत्म करने का काम करे। लेकिन आपने देखा है नेजल चैम्बर के अंदर हेयर ग्रोथ होती है। क्या होती है? हेयर ग्रोथ होती है, बाल होते हैं जो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को जाने से रोकने का काम करते हैं। साथ ही साथ म्यूकस है ना, जो लिक्विड निकलता है, वो भी क्या करता है? अगर कोई भी आपको इन्फेक्शन होता है, कोई सूक्ष्म जीव अगर आपके नेजल चैम्बर के माध्यम से अंदर जा रहा होता है, आप देखते हैं छींक वीक होने लगती है, आपको छींक आना, स्नीजिंग, जुकाम होना, बॉडी टेम्परेचर हाई होना, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये आपको बीमारियों से बचाने के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइएगा, देख लेते हैं ये शारीरिक प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। एसिड इन स्टमक, सलाइबा इन माउथ। ठीक है, सलाइबा इन माउथ को हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके मुख में जो सलाइबा होती है, जो लार होती है। एंड टीयर्स फ्रॉम आइज, आंखों में जो आंसू होते हैं, ये सभी क्या करते हैं? ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये क्या करते हैं बेटा? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। अब मान लो, सपोज करो कि कोई सूक्ष्म जीव है, वो मुख गुहा से होते हुए अंदर चला गया
और वो मुख गुहा से अगर होते हुए जाएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, ग्रसनी, ग्रास नली, और फिर वहां से स्टमक में पहुंच जाएगा। जैसे ही वो स्टमक में पहुंचेगा, आपको पता है कि जो स्टमक है, जो आमाशय है, उसमें ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, पैप्टिक कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, HCl का स्रावण करती हैं। उस HCl के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएंगे, ये माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे। पहले तो हमें इतनी सारी चीजें जन्मजात मिली हुई हैं जो हमें किसी भी बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाएंगे। अब मान लो बेटा कि इन सारी चीजों ने किसी सूक्ष्म जीव को नहीं रोक पाया, इन सारी चीजों ने किसी सूक्ष्म जीव को नहीं रोक पाया, ठीक है। तो स्पेशली हम वायरस की बात करेंगे। अगर मान लो कोई वायरस है जो आपके शरीर के अंदर चला गया, क्या हुआ, कोई वायरस है जो आपके शरीर के अंदर चला गया, स्किन ने, और जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जैसे कि सलाइवा है, स्टमक में एसिड है, या आइज में आपके टीयर्स है, इन सारी चीजों ने नहीं रोक पाया, तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर मान लो वायरस गया, उसने किसी एक कोशिका को इन्फेक्टेड कर दिया, एक कोशिका को संक्रमित कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, शरीर के अंदर जाएगा, ऑर्गन पे जाएगा, ऑर्गन से टिश्यू से कोशिका। अब आप देखेंगे ना, तो टिश्यू जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। मान लो वायरस गया, उसने किसी एक कोशिका पे इन्फेक्शन कर दिया, ये कोशिका जो है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है। ये क्या है बेटा, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, यानी कि विषाणु संक्रमित कोशिका है। अब इन कोशिकाओं के पास एक विशेष क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है, ये एक स्पेशल टाइप के एंजाइम रिलीज करते हैं, एक स्पेशल टाइप के एंजाइम रिलीज करते हैं, जो कि क्या करती हैं, आसपास की कोशिकाओं को बचाने का काम करती हैं। ये हम अगले वाले पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ये रह गया है, ये हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा वो साइटोकाइनिन है, ठीक। आंसू और कौन सा एंजाइम, अच्छा, ठीक। सलाइवा इन माउथ, लाइसोजाइम। ये सब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एंजाइम्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और टीयर्स में भी आपका क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम ही होता है। उसके बाद अगर मान लो ये कोई भी सूक्ष्म जीव है जो शरीर के अंदर पहुंच गया, अब शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होंगी जो पहले इन्हें खत्म करने का काम करेंगी। मान लो इस त्वचा और जो शारीरिक बाधाएं हैं, जो शारीरिक प्रक्रियाओं की बाधाएं हैं, उन्होंने नहीं रोक पाया और कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर के अंदर चला गया। तो शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो क्या करेंगी, इन सूक्ष्म जीवों को खा के खत्म करने का काम करेंगे। क्या करेंगी, इन सूक्ष्म जीवों को खा के खत्म करने का काम करेंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, भक्षण कोशिकाएं बोलेंगे, फैगोसिटिक सेल्स बोलेंगे। और ये जो भक्षण कोशिकाएं हैं यहाँ पे, जिसमें बेटा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट बोला गया है। क्या बोला गया है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। टायलिन एंजाइम भी आपका सलाइवा में ही होता है, ठीक है। अमाइलेज होता है सलाइवा में, अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। बहुत स्ट्रांग होते हैं प्रिंस शुक्ला, हाँ। इम्यूनिटी हार जाती है, बहुत सारे वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, तो उस केसेस में फिर हमें वैक्सीनेशन करना पड़ता है ना। उस केसेस में हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। धीरे धीरे आपको बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे। पहले आप शुरुआत की सुनिए कि जन्मजात आपको क्या क्या चीजें मिली, ठीक है। अब मान लो कोई सूक्ष्म जीव है जो शरीर के अंदर चला गया है, तो आपको क्या बताया है कि शरीर के अंदर बहुत सारी भक्षण कोशिकाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके रक्त में एक रक्त कोशिका होती है जिसको हम WBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। आप देखेंगे तो श्वेत रक्त कणिकाओं में भी बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से दो प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे लिखी गई हैं बेटा। एक न्यूट्रोफिल्स लिखी गई है, दूसरी क्या लिखी गई है, मोनोसाइट लिखी गई है। ये कोशिकाएं क्या काम करती हैं, बाहर से अगर कोई भी सूक्ष्म जीव जाएगा उसको खा के खत्म करने का काम करती हैं, उसको खा के खत्म करने का काम करती हैं, ठीक है। तो सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये क्या है, नेचुरल किलर हैं, ठीक है, नेचुरल किलर हैं।
आर फैगोसिटिक सेल्स दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगी? फैगोसिटिक सेल्स का मतलब क्या है? भक्षण कोशिकाएं हैं जो किसी सूक्ष्म जीव को खा के खत्म करने का काम करेंगे। अच्छा, आपने देखा है जब कोई इंसान ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाता है, अंग प्रत्यारोपण होता है, तो उससे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस किया जाता है, रोका जाता है। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स। आपने देखा है ना कि जब अंग प्रत्यारोपण होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बाल सबके झड़ते हैं, लड़कियों के भी झड़ते हैं और लड़कों के भी झड़ते हैं। लड़कियां थोड़ा ओवर कॉन्शियस होती हैं इन सारी चीजों को लेके। हाँ, हमारा शरीर बिल्कुल एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता भी नहीं होता है कि कैसे काम हो रहा होता है ना। आपको नहीं पता है कि आपका शरीर ऑटोमेटिकली आपको कितनी सारी चीज़ों से बचा रहा है, कितनी सारी बीमारियों से बचा रहा है, कैसे भोज्य पदार्थ का डाइजेशन कर रहा है, कैसे आपको ऊर्जा उत्पादन करके दे रहा है, कैसे ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है और आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे सांस पूरा जो कैसे ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहा है, कैसे CO2 को बाहर निकाल रहा है। यू हैव नो एनी आइडिया अबाउट दीज ऑल थिंग्स। चलो वापस आ जाते हैं एक बार, ठीक है। तो 3 चीजें अभी तक हमने देखी हैं। क्या देखी हैं? कि पहले तो हमारी त्वचा है जो किसी सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर जाने से रोकेगी। दूसरी क्या चीज है? कि जहां पे स्किन नहीं है, सपोज करो अगर वहां से कोई सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर जाने का प्रयास करेगा, तो जैसे कि फिर वहां पे शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जो इन सूक्ष्म जीवों को रोकने का काम करेंगे। जैसे कि मुख में लार, आंख में आंसू, नेजल चैम्बर में हेयर ग्रोथ, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करेंगी? जो सूक्ष्म जीव है उनको रोकने का काम करेंगी। इसके बाद भी अगर कोई सूक्ष्म जीव नहीं रुक रहा है, वो शरीर के अंदर जा रहा है, तो शरीर के अंदर बहुत सारी भक्षण कोशिकाएं हैं जो इन्हें खा के खत्म करने का काम करेंगी। आपने देखा है जब अंग प्रत्यारोपण होता है उससे पहले हमारे सिस्टम को क्या किया जाता है? सप्रेस किया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को। ऐसा क्यों किया जाता है बेटा? ये जो कोशिकाएं हैं ना, भक्षण कोशिकाएं जिनको हम बोल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इनको कोई मतलब नहीं है कि बाहर से शरीर के अंदर क्या जा रहा है। अपनी शरीर की कोशिकाओं के अलावा ये क्या करते हैं? सेल्फ सेल तथा आउटर सेल को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। शरीर की कोशिकाओं को पहचानते हैं, बाहर से कोई कोशिका आएगी तो उसको पहचानते हैं, ठीक है, पहचानती हैं ये कोशिकाएं। अब क्या होता है कि बाहर से कुछ भी आ रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी बाहर से कोई दूसरा अंग जो आपके शरीर में डाला जा रहा है, अगर मान लो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं किया गया तो ये भक्षण कोशिकाएं क्या कर देंगी? जो ऑर्गन आपके शरीर के अंदर डाला गया है उसको धीरे धीरे खत्म कर देंगी। क्या कर देंगी? उसको धीरे धीरे खत्म कर देंगी, ठीक है। तो पहले तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको रोका जाता है। बहुत समय हो जाता है जब धीरे धीरे आपको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं। जब आप आगे मतलब कभी पढ़ेंगे दवाइयों के बारे में, तो उसमें क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट आपको दिए जाते हैं जिससे कि ये जो कोशिकाएं हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बनाने का काम कर रही हैं, ये काम करना बंद कर दें कुछ समय के लिए। जब धीरे धीरे समय हो जाता है, फिर क्या हो जाता है? वो जब मान लो ब्लड फ्लो होने लगता है, सेम न्यूट्रिएंट्स जाने लगते हैं, ठीक है, सारी चीजें होने लगती हैं, तो फिर बाद में क्या होता है? आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे काम करने लग जाता है जब आपको वो सप्रेसिव एजेंट देना बंद कर दिया जाता है। फिर ये क्या है? रिजेक्ट नहीं कर पाती हैं उस ऑर्गन को, फिर वो बॉडी पार्ट बन जाता है। अदरवाइज अगर सप्रेस न किया जाए तो मान लो बहुत से लोग किडनी है ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर या कोई भी है, अगर किया जाए तो ये कोशिकाएं उसको खत्म कर देंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लो कि कोई सूक्ष्मजीव शरीर के अंदर गया, कोई सूक्ष्मजीव शरीर के अंदर चला गया और जो भक्षण कोशिकाएं हैं उन्होंने भी खा के खत्म नहीं कर पाया है। कोई वायरस है मान लो शरीर के अंदर गया है जिसका इन भक्षण कोशिकाओं ने भक्षण नहीं कर पाया है, इनको खत्म नहीं कर पाया है, तो क्या होगा बेटा? सपोज करो वायरस चला गया, किसी भी बाधा ने उसको नहीं रोक पाया, तो वो क्या करेगा? शरीर के अंदर जाके इन्फेक्शन करेगा। क्या करेगा? शरीर के अंदर जाके इन्फेक्शन करेगा। अब वायरस ने अगर किसी एक कोशिका को इन्फेक्ट किया, संक्रमित किया, ठीक है, ये एक कोशिका जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये क्या है? वायरल इन्फेक्टेड सेल है, यानी कि विषाणु से संक्रमित कोशिका है। अब इस कोशिका के पास क्या है बेटा? एक स्पेशल टाइप की कैपेसिटी होती है जिससे ये क्या करता है? एक स्पेशल प्रोटीन का स्रावण करता है।
ये जो कोशिका है इसके पास एक क्षमता होती है कि जैसे ही इसके ऊपर किसी वायरस का इन्फेक्शन होगा, ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन का सिक्रीशन करेगी। क्या करेगी? स्पेशल टाइप के प्रोटीन का सिक्रीशन करेगी। अब वो प्रोटीन का क्या काम है, ये वो प्रोटीन क्यों सीक्रेट कर रही है? ये दोस्ती बना के रखती है। ये कहती है कि मैं तो मतलब विषाणु से संक्रमित हूं, लेकिन हमारे अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं हम उनको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन का श्रावण करके। ठीक है, तो ये जिस प्रोटीन का श्रावण करती है उस प्रोटीन को हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन बोलते हैं। इंटरफेरॉन क्या करेगा? इस कोशिका के अगल बगल जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के, इस कोशिका के, वो कोशिका जो वायरस से संक्रमित है, इसके अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं उनको बचा लिया जाता है। कैसे? इस संक्रमित कोशिका के द्वारा एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन के श्रावण से। उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेरॉन बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहां से जो प्रोटीन रिलीज हो रही है वो क्या कर रही है? इनको वायरस के इन्फेक्शन से बचा रही है, यानी कि विषाणु के संक्रमण से बचा रही है। तो ये प्रोटीन कैसी हुई बेटा? एंटीवायरल प्रोटीन हुई। कैसी प्रोटीन हुई? एंटीवायरल प्रोटीन। यहाँ पे जो इंटरफेरॉन टर्म लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंटीवायरल प्रोटीन। एंटीवायरल प्रोटीन। ठीक है, विषाणु विरोधी प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं? विषाणु विरोधी प्रोटीन। अभी जब मैं लिख रही थी तो मुझे लिखने में समय लग रहा था, तो कुछ बच्चे कह रहे थे हाँ, होता नहीं है। जब ये वायरस से इन्फेक्टेड होती है तो ये बनाती है प्रोटीन, उसी समय ये क्या करती हैं? उस प्रोटीन को बना के सिंथेसिस करके और उसका श्रावण करती हैं। तो इंटरफेरॉन आपको समझ में आ गया। लास्ट जो हमें जन्मजात मिला हुआ है वो क्या है? साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल ऐसी कोशिका जो कि विषाणु से संक्रमित है, सीक्रेट श्रावण करती है प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरॉन बोलेंगे, विच प्रोटेक्ट, जो कि रक्षा करती है नॉन इन्फेक्टेड सेल, बिना संक्रमित कोशिकाओं की, किससे बेटा? फर्दर वायरल इन्फेक्शन, जिससे कि उसमें किसी भी तरह का विषाणु संक्रमण ना हो। ये तो हमने उन प्रतिरक्षाओं के बारे में पढ़ा है बेटा जो हमें कहां से मिली हैं? जन्मजात मिली हुई हैं। कहां से मिली हैं? जन्मजात मिली हुई हैं, माता से मिली हुई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बहुत सारी प्रतिरक्षा हैं जो हमने खुद अर्जित की हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रतिरक्षाएं हैं जो हमने खुद अर्जित की हैं। जैसे कि हमारे शरीर में मान लो ये सारी चीजें हैं जो किसी सूक्ष्म जीव को नहीं रोक पा रही हैं, और हमारे शरीर के अंदर किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा किसी तरह का संक्रमण हो गया है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लिम्फोसाइड कोशिकाएं कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं हैं जो मुख्यतः प्रतिरक्षा तंत्र में होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड आप देखेंगे तो किसका प्रकार है? WBC का प्रकार है। आप देख रहे हैं लिम्फोसाइड कोशिकाएं जो कि मुख्यतः प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल हैं, वो किसका प्रकार है? WBC का प्रकार है। दूसरी चीज आपने क्या देखी थी? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, जो कि बच्छड़ कोशिकाएं हैं, सूक्ष्म जीव को खा के खत्म करने का काम करती हैं, वो भी किसका प्रकार है? WBC, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का। अब आप क्या देखेंगे कि आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं उनमें से जो WBC कोशिकाएं हैं वो क्या कर रही हैं? वो क्या कर रही हैं? आपको सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम कर रही हैं, या तो भक्षण कोशिकाओं के माध्यम से, या फिर एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनाने वाली कोशिकाओं के माध्यम से, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइड बोलेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिरक्षा तंत्र में मुख्यतः कौन सी कोशिकाएं शामिल होती हैं? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, नेफ्रॉन। इससे ज्यादा स्लो क्या पढ़ाएंगे? जा रहे हैं श्रीमान जी? चलिए, हाँ, WBC, गुड। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जन्मजात प्रतिरक्षा आज हमने पढ़ी है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाया गया है।
कुंदन कुमार क्या है बेटा, है ना, हाँ खुशी कुमार। हाँ ये तो है। इन्फेक्टेड सेल बेटा इन्फेक्शन होने से पहले वो प्रोटीन का स्रावण नहीं करती है, ठीक है। जब उस पर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तब वो क्या करती है, वो रिवीजन पर वीडियो, हाँ रिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम किस वजह से होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पहली बात। दूसरा ब्लड प्यूरिफिकेशन का सीन होता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है कि अब हंसने या बोलने का मन नहीं करता है। एग्जाम के समय आपको, चलिए ठीक है, जाते जाते फिर से एक बार बोलूंगी कि जिन बच्चों के एग्जाम नज़दीक हैं उन्हें पैनिक फील नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, एंजाइटी फील नहीं करनी है ना। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा आप आउटपुट दे पाएंगे, उतना ज़्यादा आप एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि एक एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं है, आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करती है। आपके सामने हजारों ऑप्शन होंगे। माना कि अगर वो एग्जाम निकल जाएगा तो आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एग्जाम निकल जाएगा तो आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, ये मैं मानती हूं। लेकिन एक एग्जाम आपका भविष्य, आपकी जिंदगी निर्धारित, एक एग्जाम पे आपकी जिंदगी निर्धारित नहीं है बेटा ना। तो इतना पैनिक फील नहीं करना है कि एग्जाम नहीं हो रहा है तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। एकदम बहुत रिलैक्स रहना है, चिल आउट करना है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, आप सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी जो भी प्रिपरेशन फेज में बच्चे हैं वो सभी सुबह उठ के, जिस जिस टाइम भी आप उठ रहे हैं सुबह, उस टाइम आप सुबह उठ के लगभग 10 मिनट आप बैठिए आंखें बंद करके। आप बस अपने बारे में सोचिए, अपने एग्जाम के बारे में सोचिए और भूल जाइए कि आपके चारों तरफ कुछ भी नहीं है। 10 मिनट आपको ये काम करना है उठने के बाद। और रात में जब आप अपने बिस्तर पे हो, अपनी आंखें बंद करो, सोचते सोचते सो जाओ, ठीक है। अपने बारे में, अपने एग्जाम के बारे में ये भी सोचो कि एग्जाम नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास 1400 सीसी का ब्रेन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1400 सीसी का ब्रेन है, हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन एग्जाम हो जाएगा तो बेहतर है ना, बेहतर है। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, अर्जित प्रतिरक्षा। हम उस प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, उस इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे जो हमने खुद गेन की हुई है। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।